एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। आपके सामने एक पेशेंट है, समझे कि 40 years मेल विद बिग बियर्ड जी सर। एंड हैव अ लार्ज थायराइड। ठीक है। तो अब आप जी सर। मेरे से अब आप एक लम्हे के लिए ना, मुश्किल है थोड़ा सा इमेजिन करना, लेकिन आप ये समझे कि आपके सामने पेशेंट है और आप उससे बात कर रहे हैं, क्या करेंगे आप? जी सर। जी। सबसे पहले तो सर इंट्रोडक्शन है। अच्छा देखिए, अस्सलाम सॉरी, वालेकुम, मेरा नाम है। मैं जी आपको सर। इसमें ये बता देता हूँ कि क्लॉक जो है ना 8:59 हो रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें कि 10 मिनट है आपके पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 मिनट हिस्ट्री के। आपने 10 मिनट में जी पूरी सर। हिस्ट्री लेनी है मेरे से। जी सर, ठीक है। चले अस्सलाम बिस्मिल्लाह। वालेकुम, मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर है। मेरा ताल्लुक बेहोशी वाले शोबे से है। मैं आपसे आपकी बीमारी के बारे में कुछ सवाल करूंगा। ये बातचीत मेरे और आपके दरमियान रहेगी और इस बातचीत से हमें आपकी बीमारी की तशखीस में आसानी होगी। जी। आपका नाम पूछ सकता हूँ मैं? जी, मेरा नाम जीशान। अच्छा। जीशान साहब, क्या करते हैं आप? मैं जी को मजदूरी करता हूँ। अच्छा, मजदूरी करते हैं। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? जी। अच्छा, आप बच्चे कितने हैं माशाल्लाह आपके? जी, मेरे 4 बच्चे। जी। अच्छा, और आपका पता जो है ये मैं आपकी फाइल में से देख लूंगा कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपका यहाँ पर मतलब मेरे पास किस वजह से आना हुआ? ये जी मेरी बहुत बड़ी गिल्टी बन गई। अच्छा, तो आपने वो डॉक्टर साहब जो दूसरे सर्जरी वाले हैं उनको चेक कराया होगा, उन्होंने क्या बताया आपको? पता नहीं जी, टेस्ट पे टेस्ट कराए जा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं आपके टेस्ट देख लूंगा। बाकी उन्होंने आपको क्या बताया कि आप उन्होंने आपकी गर्दन की गिल्टी का ऑपरेशन करना है, यही बात बताइए? नहीं जी, अभी कुछ नहीं बताते वो। अच्छा, ठीक है। तो वो अभी उन्होंने आपको कंफर्म नहीं किया कि उन्होंने आपको ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है। जी, ठीक है। और आपको ये जो मसला है गर्दन में, ये कितने टाइम से है, कब से है? ये जी तकरीबन मेरे ख्याल 2-3 साल से है। अच्छा, और इस मसले के लिए आप मतलब कुछ कोई दवाई ले रहे हैं आप किसी किस्म की? अ, वो छोटी सी सफेद रंग की गोलियां दी थी जी, वो भी बस कभी खा लेता हूँ, कभी नहीं खाता। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, और जो है आप कभी खा लेते हैं कभी नहीं खाते, ठीक है। अच्छा, आपको कभी इस मसले की वजह से इस गिल्टी ने कोई ऐसा मसला तो नहीं किया कि आपको अस्पताल दाखिल होना पड़ गया हो? नहीं जी। अच्छा, और आप मतलब वक्तन फवक्तन डॉक्टर साहब के पास अपने चक्कर लगाते हैं या रेगुलरली चक्कर लगाती हैं इस गिल्टी के मसले के लिए? नहीं जी, कभी कभी लगाता हूँ। अच्छा, आप कभी कभी लगाती हैं। अच्छा, और इस मसले के साथ आपको गर्मी या सर्दी ज्यादा तो नहीं लगती, दोनों में से कोई चीज? नहीं जी, गर्म दोनों ही लगती हैं जी, गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है। जो नॉर्मल गर्मी या सर्दी है उससे ज्यादा तो कोई चीज महसूस नहीं होती इन दोनों में से, ये पूछा। जी जी, गरीब माड़े बंदे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है गर्मी सर्दी से। अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, और आपको कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने दिल की धड़कन महसूस हुई हो, जैसा दिल धड़कता हुआ बाहर महसूस हो रहा हो आपको? हाँ जी, खाने के बाद बहुत ज्यादा महसूस होता है। अच्छा, खाने के बाद बहुत ज्यादा महसूस होता है। अच्छा, और आपको बैठे बैठे या पसीने तो नहीं आते बहुत ज्यादा? हाँ जी, पसीने आते आते हैं। हैं। अच्छा, खाना पीना जो खा रहे हैं वो आपको आपको लगता है या जितना मर्जी आप खाएं आपको वो उस पर कोई असर नहीं होता आपके जिस्म के ऊपर? नहीं जी, बस होता है तो, मतलब मैं आपका सवाल नहीं समझा। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं वो जितना मर्जी खाना खाएं उनका वजन नहीं बढ़ता, आपके साथ ऐसा कोई मसला तो नहीं चल रहा? नहीं जी। अच्छा, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपको परेशानी या टेंशन बहुत ज्यादा तो नहीं होती? जी आजकल इतने मसले हैं जी, टेंशन तो होती है। ठीक है, ठीक है। और आपके डॉक्टर साहब ने आपको क्या बताया था कि आपकी गिल्टी जो है ये इसने अपना गदूद ने अपना काम ज्यादा करना शुरू कर दिया है या गदूद आपके काम नहीं कर रहे? डॉक्टर साहब ने आपको कुछ बताया था सर्जरी वाले? नहीं जी, वो अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस वो दवाइयाँ दिखे जा रहे हैं, टेस्ट कराते जा रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया, सही है। और ठीक है। अच्छा, आपको नींद का कोई मसला तो नहीं है, नींद ठीक आ जाती है बहुत ज्यादा या बहुत कम तो नहीं आती? जी, इतने मेहनत करने के बाद जी बंदे को नींद तो आ ही जाती है।
जी ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका पहले कोई ऑपरेशन हुआ हुआ है किसी किस्म का नहीं जी, जिसमें कोई आपको बेहोशी नहीं, मिली हो? नहीं जी, कोई ऑपरेशन नहीं। अच्छा, इससे पहले आपका कभी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आपको कोई और ऐसा मसला है जिसकी वजह से आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ा हो, जैसे कि ब्लड प्रेशर? नहीं जी। अच्छा, इसके अलावा आपको शुगर का मसला? नहीं जी। अच्छा, अब कोई दिल का मसला इससे पहले? दिल का नहीं जी। अच्छा, और फेफड़ों का कोई मसला, जिस तरह दमा है, ऐसा कोई मसला तो नहीं है आपको? नहीं जी, मैं बस सिगरेट पीता हूँ, तो थोड़ी बहुत अच्छा, खांसी सिगरेट की, तो रहती है। ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने टाइम से पी रहे हैं सिगरेट? सिगरेट तो जी बचपन से पी रहा हूँ। अच्छा, बचपन से पी रहे हैं, ठीक है। और जो है, आप इसके बाद जो बचपन से पी रहे हैं, ठीक हो गया। मतलब अभी आपकी उम्र 40 साल है, आप अंदाजन मुझे बता सकते हैं कि कितने साल हुए होंगे अंदाजन? पता नहीं जी, कोई 20-25 साल तो हो गए होंगे मेरे ख्याल। ठीक है, और दिन में डब्बी पी लेते हैं या कम पीते हैं? कभी डब्बी से ज्यादा, कभी डब्बी से कम। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, और इसके अलावा आपको कोई ये इस सिगरेट सिगरेट नोशी की वजह से आपको सुबह उठते हुए कोई बहुत ज्यादा बलगम या सांस का मसला तो नहीं होता सुबह उठ के? जी, बलगम तो आता है। अच्छा, बहुत ज्यादा आता है, और कभी उसकी वजह से अस्पताल दाखिल तो नहीं होना पड़ा? नहीं। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई काले इरफान का मसला? हम्म, नहीं जी। अच्छा, और इसके अलावा कोई आपको मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आप सिगरेट जो हैं उसके अलावा भी कोई नशा करते हैं? नहीं जी। अच्छा, आप टीबी की तशखीस तो नहीं हुई कभी आपने? नहीं जी। अच्छा, ठीक है। और अब आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो आप साथ लेके आए हुए हैं, कोई डब्बी या कोई पता है ऐसी कोई चीज जो आप दवाई खा रहे हैं, सफेद आप जो बता रहे थे? वो जी फाइल में लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता। अच्छा, ठीक है, फाइल में लिखा हुआ है, ठीक है, फाइल में देख लीजिए। और आपने इसके और इस दवाई, छोटी सी सफेद दवाई के अलावा आप मुसलसल मतलब रोजाना की बुनियाद के ऊपर कोई दवाई खाते हैं वो? बस जी वो उन्होंने बताया था, दिल की धड़कन के लिए दवाई दी थी, तो अच्छा, दिल मुझे की नहीं धड़कन पता। के लिए बस दवाई दी दो थी। दो सफेद रंग की, एक सफेद रंग की गोली है और एक पिंक, ये लाल कलर की गोली है। ठीक हो गया। पिंक कलर की गोली और सफेद कलर की गोली है। और अच्छा, उसके अलावा आप किसी किस्म की बीमारी के लिए और कोई दवाई नहीं ले रहे, आपने ये बात बताई ना मुझे? जी। जी, ठीक है। अच्छा, और आपको किसी दवाई से मसला तो नहीं होता, मतलब दवाई खाने से आपकी सांस खराब हो जाती हो, या आपको जिसको आसान अल्फाज में, आम अल्फाज में कहते हैं कि ये दवाई मुझे तंग करती है या मुझे लड़ जाती है, मुझे एलर्जी है, ऐसा कोई मसला तो नहीं है आपको किसी दवाई से? नहीं जी। अच्छा, ठीक हो गया। और इससे पहले आप कभी अस्पताल दाखिल हुए हैं किसी बीमारी की वजह से? नहीं जी, आप बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको भी बताया, जी, मैं पहले ठीक कभी है, अस्पताल नहीं आया हूँ, ठीक। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप मेरे से क्या सवाल पूछ रहे हैं। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मैं आपकी दवाई वहां से देख लूंगा। और आपने मुझे एलर्जी का बताया, एलर्जी आपको किसी दवाई से नहीं है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जी आप सर, मुझे ये ये बता, सब्जेक्टिव वाला पार्ट उमर के भाई, सवाल। जी ऐसा सर। करो, जी आपके सर। आसपास कोई पानी का गिलास है? जी सर, है। पानी का गिलास थोड़ा सा पी भी लो और थोड़ा सा मुंह पे भी छींटे मार लो। यार आप मुझे एक ठीक है बात सर। बताओ, आपने 8 मिनट में मुझे से कौन से सवाल, अब आप मुझे बताएं, इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या गैदर हुआ है? व्हाट हैव यू सर एक्सपेक्टेड इसमें फ्रॉम? आपने मेरे से कोई आपको शॉर्टनेस सर, ऑफ ब्रेथ की हिस्ट्री पूछी है? आपने आपने मेरे से जो है, जो उसको कहते हैं, क्या नाम है उसका, जो उसको जो वो क्वेश्चंस के जो कॉमन होते हैं, मैं आपको 1 मिनट आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने शेयर किया है। अनफॉर्चुनेटली आप लोग देखते नहीं है चीजें, फिर मुझे परेशानी होती है इस बात की ना। देखें इसमें, जी अब सर, आप इसमें से नजर मारते, स्क्रीन नजर आ रही है ना, जरा अब इसमें से देखते जाएं आपने जी कौन कौन सर, से सवाल पूछे और कौन कौन से सवाल नहीं पूछे। ठीक है। बर्थ जी हिस्ट्री जो सर, है ना, वो बंदों में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी फीमेल्स में होती है। ठीक है। जी सर, बंदों में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, बंदे ने ऑपरेशन तो नहीं जाके सिजेरियन करवाना होता ना, तो औरत में ज्यादा जी इंपॉर्टेंट सर, होती है इस चीज की। ठीक है। अच्छा, जी सर, उसके बाद आपने इसमें से, अब आप जरा नजर मारें, आपने नेम, एज, सेक्स, आपने बिला वजह टाइम जाया किया है
ऑक्यूपेशन के ऊपर, अपना गैर ज़रूरी इंट्रोडक्शन आप करा रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं ना। 10 मिनट का मतलब है ठीक है 600 सर। सेकंड्स। अगर आप जी सर। प्रैक्टिकली स्पीकिंग वहाँ पर 3-4 मिनट तो वैसे ही बंदे को ना होश-ओ-हवास ही नहीं रहते, ठीक है? तो जी सर। ये आप जो लोग, क्योंकि मुझे पता है तैयबा जो है वो उसकी है एमसीपीएस की, तो मैं आपको फॉर योर अटेंशन कि ये टेबल वाइवे में तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन टॉक्स में इस तरह का स्टेशन आ सकता है जिसमें आपको हिस्ट्री टेकिंग हो। तो आपको हिस्ट्री टेकिंग के अंदर दिमाग में आपके होना चाहिए जल्दी-जल्दी, ये आपके सामने ना वहाँ पर वो खोता भी बिठा दे ना, तो आप ये समझे मैंने खोते से भी यही सवाल पूछने हैं। ये सवालों को रट्टा जी मान सर। लो, इसको उसको ऊपर-नीचे आप अपने तौर पे कर सकते हो, ठीक है? लेकिन इसके ठीक अंदर है सर। आपने आई के सिम्पटम्स नहीं पूछे, आपने डिस्निया नहीं पूछा, आपने वो डिस्फेजिया नहीं पूछा, स्वेलिंग है इतनी बड़ी, आपने जी पूछा सर। कि सीधा लेट के आपको साँस सही आती है या नहीं आती? हाँ जी सर। जी सर, ये गलती आपने हुई है इस बस। तरह की कोई भी नहीं हिस्ट्री पूछी, आपने 3-4 सवालों के अलावा आपने कोई सवाल नहीं पूछे, ठीक है? जी सर। आपने आवाज़ का चेंज नहीं पूछा, या जो जो होता है थायराइड के अंदर, क्या साउंड चेंज नहीं होती? हो होती है सकती सर। है ना? जी तो सर। बेसिकली ये तो मैं मतलब लाइक ये कि थोड़ा-सा, क्योंकि वहाँ पर तो इस तरह का इतने महज़्ज़ब तरीके से बात नहीं कोई कर रहा होगा ना, लेकिन वहाँ पर कई जी क्व सर। सवाल आपने मेरे से 3 दफ़ा सवाल पूछा कि आप हॉस्पिटल में तो नहीं एडमिट हुए? आप जी अपने सर। सवालों को इस तरह बनाएँ कि आप एक सवाल को, के क्वेश्चन को ऐसा ये प्रैक्टिस कर लें कि आपके पास ये हो कि रेपिटिशन ना हो, ठीक है? ठीक है। स्मोकिंग की आपको पैक ईयर्स की ज़्यादा हिस्ट्री इम्पोर्टेंट होगी सीओपीडी के रेफरेंस से, ठीक है? और ठीक है अगर सर। आप कोशिश करें कि मिनिमम सवालों में आप अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदर करें, ठीक है? अब आप इसमें से ठीक है सर। देखते जाएँ, आपने आपने मेरी फंक्शनल क्लास पूछी, अब आपको इस इन्फॉर्मेशन फंक्शनल क्लास मेरी पता है? हाँ सर, वो गलती हुई बाकी मुझे मैथ्स पूछने चाहिए थे। अच्छा, मैथ्स और उसके वो बाद जो है आपने और एनवाईएचएस। सिस्टम्स में आपने ना तो कोई जीआईटी का सिम्पटम मेरे से पूछा, क्या इसके अंदर जीआईटी के सिम्पटम्स हो सकते हैं ना? जी सर। डायरिया डायरिया होता है कि नहीं? होता है बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने हार्ट फेलियर के कोई सिम्पटम्स मेरे से नहीं पूछे। थायराइड के अंदर आपने इवन एक सवाल सिर्फ आपने मुझसे पैल्पिटेशन का पूछ के और आप फारिग हो गए। आपने जी सर। थायराइड से रिलेशन से आपने कोई सवाल नहीं पूछा। आपने हाथ जी कांपने सर। का पूछा, ठीक है। नहीं सर। आपने सिर्फ नींद का पूछा है बस, उसके अलावा आपने कुछ नहीं पूछा। तो जी सर। होता ये है कि थायराइड में तो शायद इतने ज़्यादा सिम्पटम नहीं होते, लेकिन आपको अपनी हैबिट ऐसी बनाएँ कि आप ये देख रहे हैं ये क्वेश्चंस, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस इनमें के अंदर तकरीबन तकरीबन सारे सवाल इसमें पूरे हो जाएँगे। आप कोई भी पेशेंट हो ना वहाँ पे, तो उसके अंदर आप इन सवालों जी से सर। आप अपनी वो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली एक जी सर। सिर्फ़ एक प्रैक्टिस थी। रियल टाइम के अंदर हालात इससे थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन कोशिश ये करो कि आप अपनी हैबिट ये बना लो कि वो सवाल के देखो ना, जैसे सर्जिकल हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है, किसी दवाई से एलर्जी की हिस्ट्री है, हॉस्पिटल एडमिशन है, ठीक है? उसके बाद ये देखो इसमें स्लीप पैटर्न के बारे में लिखा हुआ है, आपने ऑर्थोपनिया नहीं पूछा, पीएनडी नहीं पूछा, खास तौर पे ऑर्थोपनिया इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था। डिस्फेजिया जी आपने सर। नहीं पूछा, होर्सनेस नहीं पूछा, ठीक है? तो ये जी बेसिकली सर। चंद चीज़ें होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आपको सामने से देख के, अच्छा उसके बाद आई सिम्पटम्स होते हैं। वैसे तो ये है कि वो जी सर। एग्ज़ामिनेशन का हिस्सा है, लेकिन जो है वो विज़न डिप्लोपिया हो सकता है, ठीक है ना? फिर उसके ठीक। बाद आपने सोजन का नहीं पूछा। एक इसके अंदर होता है ना प्री टिबियल मिक्सेडिमा, जी सर। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी डेफिशिएंसी। फिर एयरवे के रेफरेंस से जो सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एयरवे की बहुत प्रॉब्लम होगी ना, तो एयरवे से जी रिलेटेड सर। आपने कोई सवाल नहीं पूछा। आप उसको एग्ज़ामिनेशन के ठीक है साथ भी सर। फिट कर सकते थे, लेकिन आप उसको, कुछ सवालात ऐसे हैं कि जो आपकी नाक तो नहीं बंद होती, आपको मुँह खोलने में दुश्वारी तो नहीं होती, आपके गर्दन में कहीं तकलीफ तो नहीं होती, ठीक है? ठीक है सर। तो ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप एग्ज़ामिन करते हुए भी पूछ सकते हैं, या आप एक हिस्ट्री लेते हुए पूछ सकते हैं, ठीक है? तो जी ठीक। ये बेसिकली यार द इम्पोर्टेंट जीआई सिम्पटम्स हसाम इस रेफरेंस से सिर्फ हैं कि उसमें कोई अगर कोई प्रोमिनेंट सिम्पटम होगा तो उसके अंदर उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, दूसरे ये कि ना जी ठीक है। क्योंकि ये अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही किया था डिस्कस ना थायराइड
थायराइड को बहुत डिटेल से। तो अगर आप यहाँ से सुन लोगे तो आपको इसमें हो जाएगा, इसलिए मैं ये है थायराइड। ये इससे पहले भी 2-3 दफा किया था, लेकिन इसके अंदर जरा ज्यादा अपडेटेड रिसेंटली ये किया था। तो इसमें ये ज़हन में रखो कि कुछ सिम्टम्स और साइंस होते हैं थायराइड के कि जिनका ताल्लुक हाइपर या हाइपो से नहीं होता, वो उनके ऊपर ज्यादा फोकस करो। वो कंप्रेशन के सिम्टम्स हैं, वो डिस्फेजिया है, वो होर्सनेस है, वो अच्छा आपने रिट्रोस्टेरनल के रेफरेंस से कोई सवाल नहीं पूछा, ठीक है। जी सर। तो ये चंद चीजें हैं कि जिससे आपको उसमें रिफाइनमेंट आ जाएगी। बाकी ये है कि थायराइड का जब आपको वो हो जाएगा तो आपको हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, TSH, T3, T4, और उसके बाद वो आपसे कॉमन क्वेश्चन है, वो पूछेंगे थायराइड हार्मोन कैसे बनता है, थायराइड हार्मोन कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। थायराइड की जो डिफरेंट ड्रग्स हैं उनका कैसे इंटरप्रिटेशन है, उनकी क्या है, कार्बिमाजोल है, प्रोपाइल थायोरेसिल है, उसमें वो आपसे ये भी पूछते हैं प्रेगनेंसी में कौन सी देनी है, इनका कितनी देर जी के बाद ठीक। इफेक्ट आता है, कार्बिमाजोल है तो कौन सा टेस्ट करवाना है, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस होता है, बोन मैरो सप्रेशन हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, और वो यही आपसे सवाल पूछेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। T3 कितना बनता है, T4 कितना बनता है, कन्वर्शन कौन कौन सी मेडिकेशन जो है वो कन्वर्शन को रोकती हैं, कौन कौन सी मेडिकेशन सिंथेसिस को रोकती हैं, आयोडीनेशन को किस तरह रोकता है, बीटा ब्लॉकर का क्या रोल है बीटा ब्लॉकर आपने सिलेक्टिव देना है या नॉन सिलेक्टिव देना है, नॉन सिलेक्टिव देने होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक जी इफेक्ट नॉन और स्पीकिंग। कार्डियक इफेक्ट दोनों आपको चाहिए। तो वो आपको उसकी दोनों दोनों चीजें आपको कवर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी हिस्ट्री टेकिंग और उससे रेफरेंस से हो गया। अच्छा तैयबा, आप ये डॉक्टर हस जो हैं ये कौन है? ये हसनैन चट्टा साहब है? ये हस कौन है? अच्छा तैयबा, आपसे क्वेश्चन है कि एक लार्ज थायराइड का यही पेशेंट है, इसकी जो है ना लैब कोली होनी है, तो क्या लैब कोली इसकी करवाई जा सकती है या आप डिले करेंगे? चले मेरे ख्याल सर मुझे पेशेंट का दोबारा बता दें प्लीज, एक लार्ज मैं थायराइड का थोड़ा पेशेंट लेट है, ज्वाइन किया है। हाइपर थायराइड पेशेंट है, हाइपर थायराइड पेशेंट है, उसकी सर्जन पोस्ट किया है लैप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी। तो आप पहला क्वेश्चन ये कि आप इसको करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? सर लैब को लिए इलेक्टिव प्रोसीजर है, मैं देखूंगी पेशेंट जो ऑप्टिमाइज है या नहीं है, यू थायराइड है क्लिनिकली, और लैब्स पे यू थायराइड है तो प्रोसीड कराएंगे, वरना उसे पहले आपने ऑप्टिमाइज करेंगे। इसके अंदर आपने एक जुमला बोलना है, डिस्कशन विद द सर्जन, ठीक है। जी सर। रिस्क वर्सेस बेनिफिट, जो कोलिस्टेक्टमी है ना वो टोटली 100% इलेक्टिव नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्या जी प्रॉब्लम्स हो सर। सकती हैं अगर कोलिस्टेक्टमी को डिले करें? कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है? गॉल ब्लैडर रप्चर हो सकता है, जी सर। गॉल ब्लैडर के पैंक्रियाटाइटिस हो अंदर से सकता है सर। पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, गॉल स्टोन जो है जी वो सर। आगे जाके बिलियरी ट्री को करके ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस कर सकते हैं। जी सर कर तो सकता ये हूँ। एक्चुअली इट्स नॉट प्योर इलेक्टिव सर्जरी। तो इसमें आपने एग्जाम के अंदर अगर वो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं ना, तो आप उनसे ये कहेंगे आई जी विल सर। इवैल्यूएट द पेशेंट, व्हाट इज द थायराइड स्टेटस बोथ क्लिनिकली एज वेल एज बायोकेमिकली, क्लिनिकली एज वेल एज बायोकेमिकली, एंड जी I सर। will discuss with the surgeon because we have to outweigh risk versus benefit. Because if the patient is clinically and biochemically hyperthyroid and we are trying to do the surgery, patient might need patient might go in thyroid crisis, ठीक है। तो ये ठीक है अगर सर। वो एग्जामिनर को आप ये बता देंगी ना तो उसको ये पता चल जाएगा कि ये ब्लाइंड नहीं है। तो हर ठीक है क्वेश्चन के सर। अंदर कोशिश करें डिस्कस विद द सर्जन, रिस्क वर्सेस बेनिफिट डिस्कस विद द सर्जन, ठीक है। तो उसके बाद आपने करवाना है या नहीं करवाना, वो आपसे वो कह देगा कि आप क्या करेंगे। उसे कहेंगे कि देखेंगे अगर सिचुएशन ऐसी है कि सर्जन को रिस्क है, बहुत ज्यादा मल्टीपल स्टोन्स हैं, या कोई ऐसी कंडीशन है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, इनटॉलरेबल है, बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं, तो उसके अंदर फिर हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और उसके साथ ऑन बोर्ड करके जितना उसमें हम टाइम मैक्सिमम
कर सकते हैं, उसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आप उसको सर्जन कंसिडर कर सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एंटीस्पाज़मोडिक दे सकते हैं, उसको केयरफुल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और उसके बाद आप कुछ टाइम ले सकते हैं अगर आपके पास सिचुएशन में हो ऐसा, ठीक है? तो इमरजेंसी सर्जरी में आपका एक लूगल आयोडीन का चक्कर होता है, आप जो मेडिकेशंस हैं वो कंटिन्यू करके और रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन के ज़रिए आप कर सकते हैं। एचडीयू आप अरेंज करेंगे, इन्वेसिव मॉनिटरिंग करेंगे और सारा कुछ करके ना। तो बेसिकली ये आपने ज़हन में रखना है कि अगर एग्जामिनर को आप ये बता देंगे ना कि मुझे पता है सेफ है ये, तो आपने ये क्या है ना कि डिस्कस करना है सर्जन से, जी सर। क्योंकि कोलिस्टाइटिस भी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। नॉट एवरी इंडिकेशन ऑफ लैप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी इज अलाइक, ठीक है? तो हम सर्जन के साथ डिस्कस करेंगे कि भाई इस पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है, तो क्या हमें प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो उसके अंदर आइडियली अगर 4 to 6 वीक्स मिल जाए कि जिसके अंदर थायराइड फंक्शंस उसके इंप्रूव कर जाए, तो दैट विल बी बेटर, ठीक है? तो ये इतना सा ठीक आंसर है। है। बाकी इसी में ही एक आगे बाकी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। जो थायराइड के पेशेंट को इंडक्शन कैसे करनी है, अगर इस पेशेंट को इमरजेंसी में आपको सर्जरी करवानी पड़े, तो आप इस पेशेंट को इंडक्शन जी कैसे सर। करेंगे? बहुत बड़ा थायराइड है। सर इंडक्शन से पहले ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और इसमें हम लोग ईएनटी और जो है बाकी डिफिकल्ट एयरवे की ट्रॉली जो है अपनी रेडी रखेंगे। अच्छा, और इमरजेंसी प्रोसीजर है तो ईएनटी से क्या कहेंगे? सर ट्रिक्योस्टमी के लिए। ट्रिक्योस्टमी। इतना बड़ा थायराइड है जिसमें नेक नजर ही नहीं आ रही, तो वो ट्रिक्योस्टमी कर सकते हैं? नहीं हो सकती। कैसे करेंगे ट्रायल? वो माइक्रोस्कोप लगा के करेंगे, अल्ट्रासाउंड से करेंगे? ठीक है, तो ये उसमें क्या है कि इसमें चैलेंजिंग होगी। ईएनटी का क्या रोल होगा? ईएनटी का इस पेशेंट के अंदर क्या रोल होगा, बताइए? है इसमें एक रोल? सर रिजिड ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। रिजिड ब्रोंकोस्कोपी से वो ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर सकते हैं। उसके लिए 2 जी सर। मैनूवर्स और होते हैं। एक रिवर्स सैलिक मैनूवर होता है जिसमें एनलार्ज थायराइड को पकड़ के उठा लेते हैं, एक ये चीज होती है। जी सर दूसरे आप ठीक पेशेंट है। को साइड पे टर्न कर दें, तो उससे भी वो लैटरल ऑब्स्ट्रक्शन कम हो पोजीशन जाएगी, ठीक है। ठीक है? ठीक हो गया। तो बाकी है कि रैम पोजीशन करेंगे और एक्चुअली आप इस सिचुएशन में ही नहीं लेके जाएंगे कि आपको ट्रिकोस्मी, आपने इसमें अवेक फाइबर ऑप्टिक का नाम लेना है फौरन। हालांकि मैंने अपने 18 साल के कैरियर में कभी ठीक है। आज तक अवेक फाइबर ऑप्टिक नहीं की है इस तरीके की, लेकिन बहरहाल एग्जाम में आपने अवेक फाइबर ऑप्टिक ही कहना है, ठीक है? ठीक है सर। सर इसके अंदर सर इमरजेंसी सर्जरी में भी इमरजेंसी अवेक सर्जरी फाइबर में ऑप्टिक भी ही बोल रहे हैं? आपने देखे, मेरी एक बात सुने, ठीक है आप इमरजेंसी सर्जरी में आप क्यों नहीं कर सकते अवेक फाइबर ऑप्टिक? ठीक है सर, समझ आ गया। देखो ना, बात असल में पेशेंट ये का जीसीएस प्रैक्टिकली ठीक है तो फिर तो हो सकती है। नहीं जी, हाँ वो मतलब हाँ सही यही बात है। एक्चुअली बात ये है कि इसके अंदर आपने देखो करके तो नहीं दिखाना ना हमको, आपने सिर्फ ये उनको शो करना है कि मैं सेफ हूँ, ठीक है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग ठीक है कहानी सर। डिफरेंट होती है। अच्छा, एक इसके अलावा अगर वो कहें कि नहीं जी पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है, तो उनसे कहें कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम हर तरह की ऑब्स्ट्रक्शन को डील करने के लिए हमारे पास सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस भी हो, आपके पास रिजिड ब्रोंकोस्कोप भी हो, और आप मेंटली प्रिपेयर रहें। और आप क्या करेंगे? स्लो इनहेलेशनल इंडक्शन विद प्रिजर्वेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, ठीक है? followed ठीक है। by followed by check laryngoscopy, and if you are able to visualize, then you can give the bolus of propofol, and you can consider to give muscle relaxant, ठीक है? लेकिन उसके अंदर भी आपने उनसे कहा है कि ये चीज को ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि जब जी सर अगर एक्यूट एब्डोमेन है तो उसमें तो फिर हम इनहेलेशनल की तरफ नहीं जाएंगे ना, उसमें तो फिर फिर एस्पिरेशन का भी हम रिस्क बढ़ जाएगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप उसके अंदर रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करेंगे और डायरेक्ट फ्लाइट उसकी कटवा देंगे। ये बहुत बहुत साल वही ना तो सर, सवाल फिर क्या पूछ, करेंगे? तो आप फिर अल्लाह से दुआ मांगेंगे, सिर्फ यही कह सकता हूँ मैं। क्योंकि इसमें आपने यही कहना है रिस्क वर्सेस बेनिफिट, एस्पिरेशन प्रोफाइल एक्सिस करेंगे, आप रैम पोजीशन ठीक बनाएंगे, है। और उसके अंदर भी आपने ये ज़हन में रखना है ना कि अगर पेशेंट की स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन मौजूद है ना, तो एक्चुअली ठीक ये है। एक सॉर्ट ऑफ उसका प्रिवेंशन है अगेंस्ट एस्पिरेशन, ठीक है? ठीक है। सॉर्ट ऑफ नॉट 100%, मगर उसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ ये कि अगर उसके रिफ्लेक्सेस इंटैक्ट हैं
अगर आपने उसको प्रोपोफोल दे दिया ना तो उसके एयरवे रिफ्लेक्सेस ब्लंट हो गए। तो इनहेलेशनल इंडक्शन के अंदर आपने चेक लेरिंगोस्कोपी की और उसके बाद आपने उसको दे दिया एजेंट। अब एक्चुअली बहुत ही जी ट्रिकी आंसर है इसका, क्योंकि हसाम का मैं माइंड इस वक्त सोच रहा हूँ कि हसाम का इस वक्त दिमाग चल रहा है कि इसमें कोई दूसरी चीज भी हो सकती है। ठीक है ना। तो एक्चुअली यस योर राइट, एस्पिरेशन रिस्क है। तो आपने यही बात कहनी है, रिस्क वर्सेस बेनिफिट। ठीक है। वाईवे में अगर वो आपसे ये बात करने लगे, उससे कहे कि यस वी विल हैव रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, मगर इस सिचुएशन में अगर हमने इंडक्शन एजेंट दिया और वी आर नॉट एबल टू वेंटिलेट देन इट विल बी अ डेट्रीमेंटल। तो एनलार्ज थायराइड के अंदर जब तक आप एयरवे को विजुलाइज नहीं कर लेते, आपने कभी भी आपने उसको मसल रिलैक्सेंट का जिक्र नहीं करना। आप उसको कहें कि आप उसको पेशेंट को इनहेलेशन रिडक्शन करेंगे, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन को इंटैक्ट रखेंगे और आप उसकी चेक लेरिंगोस्कोपी करेंगे, या आप बेहतर है कि आपके पास ग्लाइडोस्कोप या वीडियो लेरिंगोस्कोप। ठीक है। तो जब आपको अगर नजर आ गया है तो उसके बाद फिर आप उसको मेडिकेशन दे सकते हैं। ठीक है। तो ये है। बाकी इसके अंदर देखो, बाकी जो स्टेप है वो वैसे ही आसान है। वो मतलब लाइक ये कि बाकी सारी चीजें कॉमन है जो किसी भी एनेस्थीसिया केयर में, जो कल भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, वो ही आपने एनाल्जेसिया देना है। सुपरफिशियल सर्वाइकल प्लेक्सिस ब्लॉक का आप जिक्र कर सकते हैं अगर एनाल्जेसिया के लिए देना हो, लेकिन अनलेस वो आपको एग्जामिनर लेके ना जा रहा हो तो आपको जरूरत नहीं है। बाकी वही पैरास्टामोल देना है। और थायराइड क्राइसिस का वो पूछ सकते हैं कि भाई थायराइड क्राइसिस हो गया तो क्या करना। ठीक है। तो ये है चक्कर। सुबह जो मैंने सिनेरियो भेजा था वो उसके अंदर यही जी है कि सर। भाई ईएनटी, ये जी उमर। जी सर मैं सिनेरियो की बात कर रहा था। जी सर, आपने भेजा था सुबह ना, हाँ, तो वो 4 डाउन साल का सिंड्रोम का बहुत करता है। डाउन सिंड्रोम का ना, तो आपने देखो इस तरह के सिनेरियो के अंदर आपने अपने आप को डिवाइड कर लेना है, यही कि एक डाउन सिंड्रोम की बातें, एक एडिनोटॉन्सिलेक्टमी की बातें और एक 4 साल के बच्चे की बातें। इतना कुछ जी बोलने का जी होगा आपके पास कि आपका टाइम खत्म हो जाएगा। और वो तो लेकिन अगर आप बेतरतीब हैफजर्ड शुरू करेंगे ना तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आप उसको ये अच्छा देखो, उनकी हो सकता है की में उन्होंने आपसे बच्चों के बारे में ना पूछना, तो आप इतनी सी बात कह के आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं, या आप उनको ये बता सकते हैं कि भाई मुझे पता है। आप ये कहें कि देयर विल बी altered physiological, anatomical and pharmacological consideration in pediatric population, making airway challenging, cardiovascular system challenging, difficult IV line, this वो जो कल हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, वो एक जुमला हो गया। उसके अगला आप डाउन सिंड्रोम पे आ जाए कि डाउन सिंड्रोम पेशेंट associated with cardiac anomalies, so you have to rule out them. You have atlantoaxial subluxation, you have to rule out them. हाइपोथायराइड के चांसेस होते हैं, वो एपिलेप्सी के चांसेस होते हैं, जी डिफिकल्ट कम्युनिकेशन होती है। ठीक है। स्मॉल ट्रेकिया होता है और स्मॉल साइज की ट्यूब की जरूरत पड़ सकती है। ये बातों में आपका डाउन सिंड्रोम हो गया। ठीक है। जहाँ एपिलेप्सी आएगा तो हो सकता है पेशेंट एंटी एपिलेप्टिक्स भी ले रहा हो। ये आपने ये उसकी सीक्वेंस से सीक्वेंस मिलता जाएगा। तीसरा आ जाएगा एडिनोटॉन्सिलेक्टमी। एडिनोटॉन्सिलेक्टमी है, ब्लीडिंग हो सकती है, ओएसए के चांसेस हो सकते हैं, थ्रोट पैक होता है, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग हो सकती है, और जो है वो हॉट टेक्निक और कोल्ड टेक्निक का जिक्र आ जाएगा कि अगर अगर बहुत ज्यादा कॉटरी यूज होगी तो उसकी वजह से ज्यादा पेन होगी और पेन हो ब्लीडिंग सकती है। होने के भी चांसेस होंगे। ठीक है। ब्लीडिंग हो जाती है, आपने जो जो नॉर्मल तरीके हैं उनसे आप उसको एवेलुएट नहीं कर सकते, क्योंकि जो है वो बच्चों के अंदर दूसरा रिस्पॉन्स हीमोडायनामिक आप इतना ज्यादा रिलायबल नहीं होता। तो आप क्लिनिकली उसकी डिहाइड्रेशन का स्टेटस है, इवन आप उसको कितनी ब्लीडिंग हुई है आप ये भी नहीं असेस कर पा सकते। ठीक है ना। जी सर। कि यहाँ पे तो ब्लड आपको नजर तो नहीं आ रहा, वो तो ब्लड तो एस्पिरेट कर रहे हैं। तो फुल स्टमक कंसिडर करेंगे, सेकंड एनेस्थीसिया होगा, एयरवे का एडिमा भी हो सकता है, तो आपको एक साइज कम की ट्यूब यूज करनी है, फुल स्टमक कंसिडर करना है। ठीक है। एनजी कंट्रोवर्शियल है, एनजी डालने से एक जो प्रिवेंटिव है वो भी लॉस हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक डिस्टेंशन फील हो रही है तो फिर आप उसमें एनजी डाल के एस्पिरेट भी कर सकते हैं। दोनों चीजें ही की बात हो सकती है। ठीक है। तो ये है। अच्छा, इसी इसी क्योंकि आप लोगों को एक सिनेरियो ईएनटी से रिलेटेड है, आई सर्जरी के अंदर क्या कंसर्न्स होते हैं? जी जी हसन, आपने हैंड रेस किया। जी हसाम, आपने हैंड रेस किया है, यू वांट टू से समथिंग? अवेक फाइब्रोटिक patient should be clinically examined, Pemberton sign and that yes, it is important.
ठीक है, ये हैंड रेज वैसे ही हुआ हुआ है शायद गलती से। अच्छा, आई सर्जरी के बारे में चंद बातें कर लेते हैं। आई सर्जरी में क्या आई आई के एनेस्थीसिया में क्या क्या आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है। जी, आई आई सर्जरी में क्या कंसर्न होते हैं? हसाम, आपकी आवाज बीच में गायब हो गई है, आप लिख दो। ऑक्लोकार्डिक रिफ्लेक्स हो गया, एक बात हो गई। यस उमर या तैयबा, आप बताना चाहती हैं, जो भी बताना चाहता है। जी सर, इसमें लिमिटेड एयरवे एक्सेस होगी और ओकुलोकार्डिक रिफ्लेक्स का हो सकता है। उसके अलावा एडिक्वेट मसल पैरालिसिस जो है वो, उसमें डेंस मोटर ब्लॉक ज़रूरी है ताकि मूवमेंट ना हो। उसके अलावा सर इसमें जो उसकी अच्छा, ये जो आपने रिकंसिडरेशन हो अभी, अच्छा सकती हैं। एक मैं, आई एम सॉरी, एक तो मैं करेक्शन ये कर दूं कि अभी जो पीछे वाली बात है ना, मैं उसमें एक चीज भूल गया। वो है कि शेयर्ड एयरवे है, तो ट्यूब की जी डिस्कनेक्शन सर। हो सकती है। जो मॉल डाउस माउथ गैग होता है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ट्यूब किंक हो सकती है, ट्यूब डिसलॉज हो सकती है। ठीक है, तो वो जी उसमें मैं सर। भूल गया था। यहाँ पर आपने भी लफ्ज बोला है, मसल रिलैक्सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपने इसके बजाय ना आप ये कहें कि आपको यू नीड अ डीप लेवल ऑफ एनेस्थीसिया। मसल ओके सर। रिलैक्सेशन जो है ना, मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब में आगे मुझे पहली दफा पता लगा कि बगैर मसल रिलैक्सेशन के भी केस हो सकता है। मसल रिलैक्सेशन जी सर। जरूरी नहीं होती है। डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया आपने ऐसा बोलना है कि पेशेंट शुड नॉट मूव एट ऑल। ये आप जुमला ठीक है बोले, सर। उसके लिए मसल रिलैक्सेशन देना जरूरी नहीं है। ठीक है, जी सर। जी सर। और एक ऑक्लोकार्डिक रिफ्लेक्स हो गया, और जी सर। और उसके अलावा आई सर्जरी में क्या, स्क्विंट सर्जरी में क्या और कोई चीजें होती हैं? पोस्ट पोस्ट ऑपरेटिव नाउजिया वॉमिटिंग का सर चांस हो सकता है। और और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया से ज्यादा एसोसिएशन होती है स्क्विंट सर्जरी की? जी सर, जी सर। जी सर न्यूरोमस्कुलर बिल्कुल। डिसऑर्डर्स भी होते हैं इसके साथ। जी सर। जी सर। ठीक है, और उसके अलावा जो एक ये कैटेगरी होगी, एक पेनिट्रेटिंग आई इंजरी है। ठीक है, तो पेनिट्रेटिंग आई जी इंजरी सर। के अंदर, पेनिट्रेटिंग आई इंजरी के अंदर आपने देखना होता है कि एक है कि अगर आप उसको फुल स्टमक होगा ये पेशेंट, ठीक है, और उसके अंदर आप ठीक रैपिड है। सीक्वेंस इंडक्शन विद सक्सामिथोनियम कर रहे हैं, तो उससे इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर आपके ठीक पास है सर। बेहतर है रोकोरोनियम और सुगामेडेक्स की अवेलेबिलिटी में, इट इज बेटर टू डू मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, अवॉइड सक्सामिथोनियम। ठीक है, तो ठीक है सर। अदरवाइज ये है कि आप उसमें ये कहेंगे कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट होगा, क्योंकि ट्रांसिएंटली ऑकुलर प्रेशर बढ़ेगा। तो आपने प्रायोरिटी, अगर आपको कहें कि आपके पास नहीं है सक्सामिथोनियम, तो फिर आप यही कहेंगे कि आप उसको जो है वो प्रीक्लोराइजेशन का आप जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि प्रीक्लोराइजेशन से उसका जो ये जो होती है ना इसकी इन्ना लिल्लाह है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स सर ब्लंट हो जाता है ना उससे, नहीं ओपियोइड स्ट्रेस से। और रिस्पॉन्स भी, स्ट्रेस फेसिकुल रिस्पॉन्स भी नहीं, फेसिकुलेशन फेसिकुलेशंस, माइल्डिया फैसिकुलेशंस, फेसिकुलेशन और माइल्डियाज कम हो जाते हैं ना सर फैसिकुलेशंस रिगुलराइजेशन का में। फैसिकुलेशंस कम हो जाती है, तो उससे इंट्राऑकुलर प्रेशर पे इफेक्ट रिलेटिवली कम हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो आप मतलब लाइक कि ये एक ऑप्शन है। आपने देखें वहां पर ना, अगर आप बिल्कुल क्लोज एंडेड जुमला बोलेंगे ना, तो आपके पास वापसी का रास्ता नहीं होगा। अगर आप उसके अंदर डिस्कशन के अंदाज में बात करेंगे ना कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए आसानी होगी। अब वो अगला, वो अगर आपसे ये सवाल पूछे आप क्या करेंगे, तो आप उसमें से जो रिलेटिवली सेफ लगता है आप वो बता दें। ठीक है ना, तो वो इस बात जी पे सर। फेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने पहला जुमला ये बोला है कि मैं इसकी रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करूंगा, तो एग्जामिनर, अब आप वापस नहीं मुड़ सकते। ठीक है, तो उसके बाद ना एक कैटेगरी और आपसे वो पूछ सकते हैं ओल्ड एज का सिनेरियो बना के, कि एक जो है वो स्मूथ इंड्यूफिएशन इंडक्शन, ये बिल्कुल ठीक है। तो आपको वो ये पूछ सकते हैं कि एक ओल्ड एज का पेशेंट है, उसकी कैटरेक्ट सर्जरी होनी है, तो उसको मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर देना है। तो वो पहला आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं, मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर क्या होती है? जी, सर उसमें एनेस्थेटिक एजेंट एडमिनिस्टर करने से जितना कम पॉसिबल हो देना उतना कम देना अच्छा चाहिए। और अच्छा
एक सेकंड इससे जरा सर जी सर नहीं देखो, नाम आप याद रखो, मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर। ये जो नाम गोरो ने रखे हुए हैं ना, वो किसी वजह से रखे हुए हैं। जी सर इसमें मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर है, इसमें एनेस्थीसिया देना सर। जरूरी नहीं होता कि इट इज द जी प्रोविजन सर and presence of trained anesthetist monitoring the patient with standard 1 standard 2 monitoring with or without giving muscle with or without giving any anesthesia। ठीक है, जो मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर, क्योंकि हमारे मुल्क में ये देर की दी नहीं जाती ना, इसलिए हमें पता नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो आई के केसेस होते हैं, जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है, वो मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर में होती है, क्योंकि इस पेशेंट को हम कह रहे हैं कि जी ऑक्लोकार्डिक रिफ्लेक्स हो सकता है, और ये जो इवन जो ब्लॉक्स लगाते हैं उसकी वजह से ऑक्लोकार्डिक रिफ्लेक्स हो सकता है। ये पेशेंट हो सकता है लाइफ फ्लैट ना कर रहा हो सकता है आपको इसमें पेशेंट को फुल एनेस्थीसिया देना पड़े। फिर ओल्ड एज का ग्रुप है, तो ओल्ड एज से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हाइपरटेंशन हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर को आप सेडेशन से कंफ्यूज कर रहे हैं, तो मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर इज नॉट सेडेशन। ठीक है, जी सर मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर का मतलब होता है एनेस्थीसिया की केयर प्रोवाइड करना with or without anesthesia, giving anesthesia by himself, by anesthetist। Yes, it is also combined with the conscious sedation। कॉन्शियस सिडेशन में और डीप सिडेशन में क्या फर्क होता है? सर कॉन्शियस सेडेशन के अंदर जो है पेशेंट विल रिस्पॉन्स टू वर्बल स्टिमुलेशन और फिजिकल स्टिमुलेशन, बट इन डीप जी सर मिनिमम और स्टिमुलेशन, मिनिमम स्टिमुलेशन, और सर जो डीप सेडेशन है उसमें पेशेंट वोंट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलेशन एंड और जो उसके बाद फिर सर आगे जनरल एनेस्थीसिया वाली स्टेज आती है, जिसके अंदर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर पर भी फर्क पड़ सकता है और पेशेंट विल अच्छा, बी एक आपने जो अनरिस्पॉन्सिव। बोला ना वर्बल कम्युनिकेशन, और एक चीज और आपने मिस कर दी है, कॉन्शियस सिडेशन का एक वो भी हिस्सा है, वो क्या है? अजहर आप बता दो, आप भी पार्टिसिपेट कर लो। एक तो रिस्पॉन्स कर रहा है वर्बल या मिनिमल स्टिमुलेशन से, एक दूसरी चीज होती है जो कि उमर ने नहीं बताई है, वो क्या चीज है? एयरवे, एयरवे जी सर इज पेटेंट। ठीक है, पेटेंट जी सर तो इसलिए ये मतलब बेसिकली ये मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि मेरे से एक दफा पूछा गया था और उस वक्त मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था कि मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर क्या चीज होती है, और अल्लाह के फजल से मैं फेल हुआ था। ठीक है, लेकिन एनीवेज, तो इसमें आपने ये बातें उनका ध्यान रखना है। आई सर्जरी में मैंने आपको बताया ना कि एक आपसे वो स्क्विंट सर्जरी पूछ सकते हैं, एक आपसे कॉन्शियस ये जो ये वाला पूछ सकते हैं, या पेनिट्रेटिंग आई इंजरी पूछ सकते हैं, या ब्लंट आई ट्रॉमा पूछ सकते हैं। तो उसके अंदर जो है ना, वो अगर उन्होंने गंदे सवाल पूछने होंगे, ये मुझे भूल जाता है हर दफा, एक ई न्यूक्लिएशन होती है, एक ई विजरेशन होती है, या पढ़ लेना, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो क्या होता है इन दोनों में, क्या डिफरेंस होता है, मुझे हर दफा भूल जाता है। एक में पूरा ग्लोब निकालते हैं और एक में कुछ पार्ट निकालते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बाकी फुल स्टमक है, आईओपी का राइज है, मेडिकेशंस जो आईओपी बढ़ाती हैं, तो इनहेलेशनल एजेंट्स आईओपी बढ़ाते हैं, काम करते हैं? जी, आईवी इंडक्शन एजेंट्स आईओपी कम करते हैं, एक्सेप्ट आईवी इंडक्शन एजेंट्स कम करते हैं जी सर, एक्सेप्ट केटामीन। एक्सेप्ट केटम और इनहेलेशनल एजेंट्स सर कम करते हैं सर। वो कम करते हैं। जी हसाम, रेटिनल आपका फिर डिटैचमेंट हैंड। नहीं करती नाइट्रस ऑक्साइड, जी रेटिनल डिटैचमेंट करती है वो, रेटिनल नाइट्रस, डिटैचमेंट भी करती है सर नाइट्रस ऑक्साइड जो है जी सर। अच्छा जी हसन, अब आप मुझे ये बताएं कि रेटिनल डिटैचमेंट किस तरह करती है? सर वो देखो एक मेरी सिल्वर गुजारिश है आपसे, आपसे मेरी एक गुजारिश है। अब आपको पता है ये आपने नाइट्रस ऑक्साइड का ये जुमला ये क्यों बोला है, पता है क्यों? क्योंकि आपको मॉर्गन के सफे में लिखी सर हुई ये बात नजर आ गई है, याद आ गई है। ठीक है, वो ये सल्फर रेटिनल हेक्साफ्लोराइड जो है डिटैचमेंट, गैस बबलिंग करती है। डिटैचमेंट सर्जरी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वो उसको बोलने दे, अब उसको बोलने दे, अब उसने पहली दफा बोला है। जी हसन, अब आप बताइए। सर वो लिखा था ना नाइट्रस ऑक्साइड एक्सपैंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस बबल्स, तो इसकी वजह से सर हो सकता है रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती वो है तो सिर्फ रेटिनल सर्जरी में होगा ना? 4 to 6 वीक्स। नहीं नहीं, सर एक सेकंड वो बाकी सर्जरीज में अच्छा होगा? ठीक है।
सर अवॉइड यूज बाकी लिखा हुआ था, 4 to 6 वीक्स नहीं यूज करते। नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे, वो तो रेटिनल सर्जरी में है ना, क्या वो बाकी सर्जरीज में भी अच्छा होगा? ठीक है सर। मेरा ये क्वेश्चन है सिर्फ। नहीं सर, सिर्फ रेटिना डिटैचमेंट सर्जरी में लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो वाकई बात समझ बात कि आपने जब जी तक सर। वाइवे में रिटर्न में यही फर्क होता है, एमसीक्यू के अंदर कहीं आएगा ना तो वो डेफिनेटली आपको, आप एमसीक्यू को सूंघ के बता देंगे कि ये इसका आंसर में ये है, ठीक है। लेकिन वाइवे के अंदर जब आप सर इररेलेवेंट बोलेंगे ना तो एग्जामिनर आपको, मैंने तो बहुत प्यार मोहब्बत से पकड़ा है, एग्जामिनर आपको बहुत बुरी तरह पकड़ लेगा। ठीक है, जी सर। तो इसलिए कोशिश ये करनी है ठीक। कि वो चीज करें कि जिसमें कोई रिस्क ना हो, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड एक वैसे ही, जी सर। हालांकि आई लव नाइट्रस ऑक्साइड एंड आई यूज इट एज मच एज पॉसिबल 70-30 के कॉम्बिनेशन में, लेकिन इंटरनेशनली इट्स अ कंट्रोवर्शियल, ये एक जो है ना वो प्रॉब्लम चाइल्ड है, जिसको आधे लोग इसको पसंद करते हैं, आधे लोग इसको नहीं पसंद करते, ठीक है। सर तो बहरहाल एनीवेज वो आपने सही बोला है, वो बिल्कुल उस सर्जरी के अंदर आप अवॉइड करते हैं क्योंकि ये बबल को एक्सपैंड कर देता है। जब बबल को एक्सपैंड करेगा तो रेटिनल जो रेटिनल सर्जरी में जब इंजेक्ट किया है उसके बाद वो एक्सपैंड हो जाएगा तो रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, ठीक है। जो उन्होंने उसको सर्जरी किया वो फेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी और इसके अलावा कोई बात या कोई कमेंट है तो बाकी इंशाल्लाह फिर कल अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ आपको ज़हन में रखें कि जो मोटे-मोटे टॉपिक्स हैं ना, जो आप फिर अब अगर आप इसको रिव्यू करें 3-4 दिन में, जो हम लोगों ने किया है, गायनी ऑप्स का पेशेंट है, पीडियाट्रिक पेशेंट है, एल्डरली कर लेंगे कल, ठीक है। कल एल्डरली कर लेंगे, मैं सुबह आप लोगों को सिनेरियो भेजूँगा इंशाल्लाह, तो फिर उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी। स्पेशल थैंक्स सर टू, एक सवाल था। भाई आप 2 सवाल पूछे, आप तो मेरे वैसे ही स्पेशल दोस्त हैं। जी, बताइए। सर थैंक यू सर, सॉरी नेट का थोड़ा इशू है सर। अवेक फाइबर ऑप्टिक में अगर हम नेबुलाइज करा दें पेशेंट को या स्प्रे एज यू गो टेक्निक यूज करें, फिर भी जो ट्रेडिशनल ब्लॉक्स लगाते हैं, सुपीरियर लेरेंजियल ब्लॉक और ये जो ट्रांस ट्रेकियल यार ब्लॉक और एक्चुअली ऊपर देखो, ग्लॉसोफेरेंजियल। मैंने देखा है होते हुए, लेकिन ये सुपीरियर लेंजियल ब्लॉक वगैरह की ना जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सर कुछ लोग बहुत शौक में क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन को पियर्स करके जो ट्रांसट्रेकियल ब्लॉक है ना वो लगाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सर इतने इन्वेसिव ब्लॉक की जरूरत नहीं होती। ये अगर आप उसको अच्छी तरीके से गार्गल करें ना एंड उसके बाद स्प्रे एज यू गो वाले से चले तो वो हो जाता है काम, ठीक है। सर इस आप दफा टॉक्स में ना हमें ये सवाल आया हुआ था, हम्म, तो मैंने उन्हें वो पहले तो वो यही चीजें पूछ रहे थे, एडवांटेजेस और ये सारी चीजें। फिर जब प्रोसीजर पूछा तो मैंने उन्हें गार्गल्स और स्प्रे एज यू गो टेक्निक का बताया। मैंने कहा सर ब्लॉक्स की जरूरत नहीं, तो वो आगे से बड़ा गुस्से हो गए। वो कहते हैं कि यार ब्लॉक्स तो फिर भी लगाएंगे ना, ये नहीं है देखिए कि स्प्रे एज आपको यू मैं गो बताता हूँ, कर रहे हो। एग्जाम के अंदर ना एग्जामिनर अगर कोई ऐसी बात करे तो आप बजाय इसके सर ये स्टेज तक पहुंचे ना, ये आपने जो बोला है ना वो उसने भी, आप अगर आपसे नाराज हुए ना तो वो बिल्कुल सही नाराज हुआ है। अगर वो सर अगर अगर वो आप हम हर बंदा जो प्रैक्टिकली करता है वो एग्जाम में करना शुरू करते तो किताबों की तो रौनक ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि किताबों में सर मेजोरिटी चीजें ऐसी लिखी होती हैं जो प्रैक्टिकली कोई भी नहीं करता। लेकिन सर अवेक, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने 18 साल के कैरियर में यार आज तक अभी अवेक फाइबर ऑप्टिक करने की नौबत नहीं आई, और अल्लाह ना करे कि कभी आए, ठीक है। लेकिन एग्जाम आपका अवेक फाइबर ऑप्टिक में कहानी ऐसे सुनाते हैं कि जैसे पैदा ही अवेक फाइबर ऑप्टिक करते हुए हुए, लेकिन कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, लेकिन एग्जाम के अंदर बताना है। इसी तरीके से जो ये ब्लॉक्स हैं, आप उसको बोलें कि इन एडिशन टू एडिशन, ये आप इसमें ये इस तरह जुमला बोल सकते हैं कि जो इंडिविजुअल नर्व ब्लॉक्स हैं वो एक ऑप्शन होती है, और स्प्रे एज यू गो, सॉरी ये जो गार्गल्स, नेबुलाइजेशन, और उसके साथ इंडिविजुअल नर्व ब्लॉक्स आप आइसोलेटेड पेशेंट में आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना हो गया, आप उसका गैग रिफ्लेक्स चेक कर लेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो आप इंडिविजुअल नर्व ब्लॉक भी लगा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक एग्जाम के अंदर ना आपको डिप्लोमेटिक बनना पड़ता है, ठीक है। है। सर अब वो चीज के जो सर इफेक्ट कर थैंक यू। सकते हैं वो आपको सुई खुबोने से, जरा सोचो तो सही ना, आप मरीज को इतना टॉर्चर कर रहे हैं, जरा सोचो सही, सर प्रैक्टिकली तो कोई भी नहीं करेगा, स्पाइनल नीडल घुसा रहे हैं अंदर, ये कैसे लगते हैं सुपीरियर लेरेंजियल ब्लॉक, और ये सारे ब्लॉक को इंसान अनह्यूमन ब्लॉक है, पता नहीं किसने लिखे हुए हैं, किताब की शान है ये, ठीक है ना। तो लेकिन एग्जाम में इसी तरह ही करना पड़ता है, मजबूरी है ये, ठीक है। चले, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। शुक्रिया सर।